डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैर अफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव सेक्शन 1 को कवर करेंगे। इसमें पास्ट पेपर को हम सॉल्व करेंगे। 7 पास्ट पेपर है, ये मेरे पास तकरीबन 105 MCQs बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो मैट्रिक का SSC 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, स्टार्ट हो रहा है 18 अप्रैल से, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चैनल पर जो बच्चे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर भी करें, ताकि आपको अपने कोर्स से मुतल्लिक़ नई नई वीडियोज़ जो है मिलती रहें। इसमें ये पास्ट पेपर है। इसमें सबसे पहला जो MCQs है वो है इफ़ अल्फ़ा बीटा। आपको पता है सेक्शन ए में 15 MCQs होते हैं और आपने 20 मिनट होते हैं, आप उसमें अपने करने होते हैं। पहला है इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x² + 3px + p² = 0 देन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब सम ऑफ रूट्स हमें पता है किसकी इक्वल होता है -p/a, यानी किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स जो है हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स, अगर अल्फ़ा बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी अगर आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अल्फ़ा बीटा इसके रूट है। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो देन सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल होता है -b/a। तो यहाँ हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 4x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है वो है 4x² + 3px और प्लस p² = 0। तो इसमें आपके पास a की वैल्यू क्या है 4 है, b की वैल्यू क्या है 3p है और c क्या है p²। तो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास हो जाएगा -b की वैल्यू क्या है 3p और a क्या है 4, तो -3/4 इसका आंसर आएगा। तो सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन के हमारे पास क्या आ जाएगा -3p/4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेट से चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है x - y, यानी x - y किसकी इक्वल होता है x इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट के या y इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट के या y - x के। x - y आपका y - x के तो नहीं इक्वल होता। इस तरह x - y आपका y - x और कम्प्लीमेंट की भी इक्वल नहीं हो सकता। तो x - y ये आपका रिजल्ट है कि x - y इक्वल होता है y इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट के। तो x - y इक्वल होगा y इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट के, ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट b आपका चैप्टर नंबर 5 से ही है, सेट से है। इफ़ a सेट हैज़ 3 एलिमेंट, a सेट में 3 एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट्स हैं, तो देन आपने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन बताने a क्रॉस b में। नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन किसकी इक्वल होता है, यानी अगर एक सेट आपके पास a में 3 एलिमेंट है, सेट a में 3 एलिमेंट है और इसके यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट सेट a में 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b में 2 है। तो इसमें हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करेंगे a क्रॉस b कितना होगा 3 2 6 होता है। लेकिन जो बाइनरी रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन आपके इसके टोटल बाइनरी रिलेशन a क्रॉस b में कितने बनेंगे 2 पावर क्या हो जाएगा आपके पास 3 × 2 पावर 6 हो जाएगा। और 2 पावर 6, अब यहाँ 2 पावर 6 का तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये 8 है 6 है 64 है, तो 2 पावर 6 कितना होता है 64 ही होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 64। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, ये भी सेट से ही बिलोंग करता है ये वाला MCQs भी। इफ़ a एंड b आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, ऐसे दो सेट जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन ना हो डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं, और जिसमें कोई एलिमेंट कॉमन हो वो ओवरलैपिंग सेट होते हैं। देन a यूनियन b = a यूनियन b। a अगर दो a और b डिसजॉइंट सेट्स है तो a यूनियन b आपको इक्वल होगा b यूनियन a के। तो ये आपका a यूनियन b, हमें पता है यूनियन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, तो a यूनियन b इक्वल होगा b यूनियन a के, क्योंकि a यूनियन b a की इक्वल नहीं हो सकता, b की भी इक्वल नहीं हो सकता और एम्प्टी भी नहीं हो सकता, तो इसलिए यही ऑप्शन बचता है। उसके बाद एक फंक्शन है f a to b इज़ कॉल्ड डैश फंक्शन।
कौन सा फंक्शन कहलाएगा? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ एन रेंज इज़ द इमेज ऑफ वन एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी इसमें 1 to 1 यानी बी का हर एलिमेंट की जो है ए में क्या इमेज है, यानी ए जो डोमेन है उसमें कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, और ए की हर एलिमेंट की बी के साथ इमेज है, और रेंज जो बी के इक्वल है। तो यानी वो इसमें यह एक्वा फंक्शन तो है, क्योंकि ए के हर एलिमेंट के इमेज जो है बी के साथ है, और आपकी डोमेन उसमें जो है डोमेन में कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, और रेंज किसकी इक्वल है? बी की इक्वल है। तो ये आपका कौन सा इनटू तो नहीं है, क्योंकि रेंज जो है बी की इक्वल है ना, इसलिए ये इनटू नहीं है, इंजेक्टिव भी नहीं है। बायजेक्टिव फंक्शन वही होता है जिसको जो 1 1 भी और ऑन टू भी, उसको क्या कहते हैं? बायजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये आपका बायजेक्टिव फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट 6 है द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। ये भी आपका पता है आपको कि रूट्स ऑफ यूनिटी जो है, रूट्स ऑफ यूनिटी आपने किए हुए, रूट्स ऑफ यूनिटी उनको हम ओमेगा, 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इनकी जो प्रोडक्ट है यानी 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी इक्वल होता है 1 के, यानी ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल होता है। और इनका जो सम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 की इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट का जिक्र है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये इसका 1 आ जाएगा। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 से है एमसीक्यूज। इफ़ बी इज इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक, चैप्टर नंबर 2 से है इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 देन इक्वेशन इज कॉल्ड। इसमें b 0 है, ये b 0 हो जाए तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में आपका b 0 हो जाए, b 0 हो जाएगा तो इसके दरमियान टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये चैप्टर नंबर 1 से ही है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है क्या होता है? किसी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है? हमें नेचर ऑफ रूट जो है बताता है, डिस्क्राइब करता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो है 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके डिस्क्रिमिनेंट का नेचर हमने बताना है। इसमें हमें पता है कि a 6 है, b आपके पास माइनस 8 है, c क्या है? 3 है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a क्या, व्हाट इज a 6 है और c कितना है? 3 है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 64, और ये आ जाएगा माइनस 72। तो ये माइनस 8 आ जाएगा जो कि लेस देन 0 है। इसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। हमने खैर यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बतानी थी, और वो वैल्यू क्या है? माइनस 8 आई है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 से, स्टैटिस्टिक्स से है वेरिएंस ऑफ द सीरीज़। इसका 5 5 5 5 सारी वैल्यूज सेम है। वेरिएंस होते ही डेटा में जो वेरिएशन होता है उसको वेरिएंस कहते हैं। यहाँ सारी वैल्यूज़ हैं ही सेम, इसलिए इसका वेरिएंस क्या होगा? 0 होगा। इसमें वेरी कर ही नहीं, सारी वैल्यूज सेम है, तो इसका वेरिएंस क्या आ जाएगा? हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका 3rd चैप्टर से a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d है। देन a रेशो a माइनस b इज इक्वल c रेशो c माइनस d, यानी यहाँ रेशो का ये प्रोपोर्शन का साइन है, और ये आपके पास c रेशो c माइनस d और a रेशो a माइनस b है। तो इज कॉल्ड, ये थ्योरम कौन सा है? ये आपका डिविडेंडो थ्योरम है। यानी अगर आपके पास, यानी इस तरह है, डिविडेंडो थ्योरम क्या है कि अगर आपके पास a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d है, तो अगर आप इसको इस तरह लिखें a रेशो a माइनस b और c रेशो c माइनस d लिखें, तो ये क्या होता है? डिविडेंडो थ्योरम होता है। या इस तरह हम लिख सकते हैं a माइनस b रेशो b इज इक्वल टू c माइनस d रेशो d। तो ये कौन सा थ्योरम होता है? डिविडेंडो थ्योरम होता है। MCQ नंबर 11 है, ये भी 3rd चैप्टर से है। इन रेशो a रेशो b, b इज कॉल्ड डैश
बी को क्या कहते हैं, बी सेकंड टर्म, इसको क्या कहते हैं, मीन कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, कंसीक्वेंट कहते हैं। तो जो पहला होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं और जो दूसरा होता है उसको क्या कहते हैं, कंसीक्वेंट कहते हैं। A/B में ए एंटीसीडेंट होता है और बी क्या होता है, कंसीक्वेंट होता है। आसान से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री से चैप्टर नंबर 7 से MCQs है। साइन स्क्वायर 3θ/2 प्लस, ये दरम्यान में क्या प्लस का साइन है, कॉस स्क्वायर 3θ/2। कॉस स्क्वायर यानी आपके पास ये है, अगर नज़र नहीं आ रहा तो साइन स्क्वायर 3θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर 3θ/2। तो ये आपका कॉस क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, 3θ/2 होगा, 3/2 होगा, 270 के इक्वल होगा। तो ये आपका 1 के इक्वल फार्मूला है ना आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कुछ भी हो, यहाँ वैल्यू एंगल की कोई भी हो तो वो इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ कुछ भी आ जाए, वो साइन स्क्वायर कुछ भी यहाँ लिखा हो, साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हो, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होता है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्कल से रिलेटेड है MCQs। इफ़ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल है वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो उनका सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस कितना होगा। तो ये तो थ्योरम है आपका, 2 सर्कल आपके एक्सटर्नली टच कर रहे हो तो उनके सेंटर के में जो डिस्टेंस है दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगा। एक सर्कल का रेडियस 6 है, दूसरे सर्कल का रेडियस कितना है, 2 है। तो दोनों के सेंटर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर रेडियल सेगमेंट ऑफ ए सर्कल एंड इट्स आउटर एंड इज कॉल्ड, यानी ये आपके पास डिफिनीशन है कि यानी ऐसी लाइन जो कि रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो। ये भी आपका 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर का पहला थ्योरम है, पहला या दूसरा थ्योरम है कि ऐसी लाइन जो कि रेडियल सेगमेंट, यानी अगर आपके पास ये एक सर्कल है ना, ऐसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये उसका क्या है, रेडियस है, ये उसका रेडियल सेगमेंट है। तो ऐसी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होती है, देखें अब आपको समझ आ जाएगा। तो ये लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर है, इसको क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहते हैं, टेंजेंट ही कहते हैं ना। ऐसी लाइन जो रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो वो क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। उसके बाद लास्ट है अकॉर्डिंग टू फिगर। ये देखें फिगर है, ये भी आपका चैप्टर नंबर 12 से है, 12 का थ्योरम है, पहला थ्योरम है उससे रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू फिगर सेंट्रल एंड इंस्क्राइब्ड एंगल स्टैंड इन द सेम आर्क AB, देन ये इसका सेंट्रल एंगल है, यानी ये आर्क है ना AB, ये आर्क है, इसका ये एंगल, ये सेंटर के साथ जो एंगल बनता है सेंट्रल एंगल होता है। और ये इसका क्या आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है, सर्कम एंगल है, इंस्क्राइब एंगल है। और ये तो आपको पता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो हमेशा इंस्क्राइब एंगल से ट्वाइस होता है, मेजरमेंट क्या होता है, डबल होता है। तो ये आपका क्या आएगा, एंगल 1 डबल नहीं है, एंगल 2 का, एंगल 2 डबल होगा किससे, एंगल 1 से। एंगल 2 जो है ये इसमें हमारा हमेशा एंगल 2 जो है तय होता है, इसकी मेजरमेंट ट्वाइस होती है मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 से। तो ये हमारा एक पेपर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेपर में सबसे पहले है MCQs द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बहुत आसान से MCQs है। क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2 है। इसमें ये वाला फॉर्म नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस आता है बीच में, तो ये इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला का सही फॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट है आसान सा है, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं 7x² - x + 4। देन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू बतानी है। सम ऑफ रूट पीछे हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ रूट क्या होता है, -b/a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा आपके पास पता है, अल्फ़ा बीटा किसके होता है, c/a के, c/a के। तो c इसमें क्या है, c हमारे पास 4 है और a क्या है, 7 है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 4/7 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर से है MCQs। इसमें है कि इफ़ u/v = v/w = 1 कांस्टेंट k है, तो इसमें हमने वैल्यू बतानी है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आप थोड़ा सा रफ वर्क कर सकते हैं। u/v w/v/w k, ये दोनों एक ही कांस्टेंट k के इक्वल हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि u/v = k/1। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो u = क्या हो जाएगा, vk। MCQs जिसमें रफ वर्क करना हो तो उसमें ज़रूर रफ वर्क करें ताकि
एग्जैक्ट आंसर आप दे पाएँ। k बाय 1 आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास w k हो जाएगा। यहाँ अब u इज इक्वल टू v k है तो v की जो वैल्यू आई है इससे यहाँ w k है तो वो यहाँ पुट कर देंगे w k v की वैल्यू और साथ k मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा w k स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास u इज इक्वल टू w k स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट है या थर्ड चैप्टर से द फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। ये प्रोपोर्शन है x रेशो y प्रोपोर्शन v रेशो w, तो प्रोडक्ट एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी आपके पास क्या है x रेशो y प्रोपोर्शन का साइन है v रेशो w, तो इसमें प्रोडक्ट एक्सट्रीम, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल w है उसी की वैल्यू बतानी है हमने, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वाई या वाई वी, और डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है बोथ साइड पे एक्स पे हम डिवाइड कर देंगे तो फोर्थ प्रोपोर्शन इसमें क्या आ गया वाई वी वाई बाय एक्स। तो वी वाई बाय एक्स कौन सा आपका ये वाला वी वाई बाय एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास पांचवा जो एमसीक्यूज है इसका वो है पार्शियल फ्रैक्शन। इसको ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने लिखना है। तो ये हमारे इसमें देखें जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका लीनियर फैक्टर है, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लीनियर और नॉन रिपीटेड है, इररेड्यूसिबल लीनियर फैक्टर है। इसको हम क्या लिखेंगे a बाय x माइनस 1 और a बाय x प्लस 2 लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 से रिलेटेड एमसीक्यूज है, ये तो आसानी से लिख सकते हैं कि a बाय x माइनस 1 प्लस b बाय x प्लस 2 हो जाएगा। उसके बाद छठा एमसीक्यूज है कि a इफ़ सेट से चैप्टर नंबर 5 से है, इफ़ a सब सेट है b का, a b का सब सेट है। इसका क्या मतलब होता है कि a के सारे एलिमेंट b में हैं, a के सारे एलिमेंट b में हैं, तो फिर a माइनस b क्या होगा a के वो एलिमेंट जो कि b में ना हो। अभी हम क्या कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है a के सारे एलिमेंट b में हैं तो a माइनस b फिर क्या होगा एम्प्टी होगा ना, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि a सब सेट है b, इसका क्या मतलब है कि a के सारे एलिमेंट b में है तो फिर a माइनस b a के वो एलिमेंट जो कि b में ना हो, तो a तो b का सब सेट है। सब सेट को पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इसका वेन डायग्राम में भी अगर आपको लिखें तो ये आपके पास इस तरह b ये बड़ा सेट होगा और उसके अंदर ही a होगा, उसके अंदर क्या आएगा a आएगा, यानी a के सारे एलिमेंट b में है तो इसमें a माइनस b आपका a के वो एलिमेंट जो कि b में ना हो वो क्या होते हैं एम्प्टी होते हैं, क्योंकि a b का सब सेट है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा एम्प्टी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है a deviation is defined as difference of any value of the variable from constant। deviation is defined as difference of any value of the variable from constant। deviation जो है इसमें इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि ये किसी कांस्टेंट वैल्यू से क्या होता है डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी चैप्टर नंबर 6 से है, द वैल्यू obtained by reciprocating the mean of the reciprocal x1 x2 अप टू xn, ये आपकी हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है, ये हार्मोनिक मीन आएगा इसका, ये हार्मोनिक मीन आएगा। उसके बाद 1/2 कोसेकेंट 45, नेक्स्ट हमारे पास 1/2 कोसेकेंट 45 इज इक्वल टू, इसमें कोसेकेंट 45 कोसेकेंट पता है हमें साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन 45 अगर हम करेंगे यानी 1/2 कोसेकेंट 45, तो साइन 45 अगर हम कैलकुलेटर से फाइंड करें वो होता है √2/2। तो क्योंकि कोसेकेंट 45 की वैल्यू हमने वो करनी है तो वो क्या हो जाएगा, इसको उल्टा लेंगे 2/√2 और 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा 1/√2। यानी ये कैसे करना है, आपने साइन 45 के कैलकुलेटर से वैल्यू लेनी है, साइन 45 की वैल्यू आएगी √2/2, लेकिन ये कोसेकेंट 45 है उसको आप उसका रेसिप्रोकल लिख लेंगे 2/√2 लिखेंगे और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा 1/√2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राइट बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू द डैश। ये भी आपका थ्योरम है 9 चैप्टर का दूसरा या तीसरा थ्योरम है, दूसरा तीसरे दोनों इस तरह के हैं, एक दूसरे के कन्वर्स हैं। राइट बाइसेक्टर क्या होता है, जो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, वो हमेशा कहाँ से पास करता है, हमेशा सेंटर से पास करता है, हमेशा कहाँ से पास करता है वो सेंटर से पास करता है। राइट बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड यानी आपका ये थ्योरम है
9 चैप्टर का दूसरा। ये अगर आपके पास एक सर्कल है और ये एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है और ये इसका सेंटर है, तो एक ये जो देखे ना, ये यानी इसका जो राइट बाइसेक्टर होता है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो वो हमेशा आपके सर्कल के सेंटर से क्या होता है, पास होता है हमेशा। तो ये इसका क्या आएगा, सेंटर आएगा। उसके बाद अ कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू, हमें पता है 360 डिग्री होता है, तो छोटी क्लास में पता है आपको। एक कंप्लीट सर्कल जो है वो कितनी डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। उसके बाद सर्कल हैज़ ओनली वन, सर्कल क्या एक होता है, सिर्फ एक। सीक्वेंट तो नहीं होते, सीक्वेंट बहुत सारी होती है, कॉर्ड बहुत सारी होती हैं, डायमीटर भी बहुत सारे हो सकते हैं उसके। सेंटर, सर्कल का सेंटर सिर्फ एक ही होता है, सर्कल का सेंटर सिर्फ एक होता है। बाकी सीक्वेंट, कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस ये उसके बहुत सारे हो सकते हैं, टेंजेंट भी हो सकती हैं। तो सेंटर किसी भी सर्कल का सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है। उसके बाद इफ ए कॉर्ड ऑफ सर्कल सबटेंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60, अगर एक कॉर्ड का सेंट्रल एंगल 60 है, देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड एंड द रेडियल सेगमेंट आर डैश। तो ये भी आपका इस तरह का है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है इस तरह, ये एक सर्कल है और ये एक कॉर्ड है, ठीक है, ये एक कॉर्ड है और ये इसका ये सेंटर है, और यहाँ जो इसका कॉर्ड का जो सेंट्रल एंगल है, ये जो एंगल है ये एंगल आपका कितना है, 60 है। अब ये क्या है, ये सर्कल के वो है, रेडियस है, ये सर्कल के रेडियस है, ये ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे लेंथ में। ये दोनों जब लेंथ में इक्वल होंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गए, यानी ये एंगल पर ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, तो इन दोनों का ये 60 एंगल है, तो हमें पता है ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। उसको 60 से माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इनको 120 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आएगा, और ये भी एंगल क्या आएगा, 60 आएगा। तो ये आपके पास क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई ना। तो जब इसका मतलब जब एक कॉर्ड जिसका सेंट्रल एंगल 60 हो उसमें वो जो रेडियल सेगमेंट और कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाती है, आपकी बराबर हो जाती है। तीनों कितने, यानी आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, ए बी, बी और ओ ए, तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इफ ए कॉर्ड of circle subtend a central angle of 60, then the length of the chord and the radials are equal, congruent, ठीक है ना, congruent है। उसके बाद एंगल, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज डैश। सेमी सर्कल में हमेशा जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 का होता है, π/2 होता है, ठीक है ना। ये कैसे, ये इस तरह, ये वाली बात है कि अगर आपके पास ये एक सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, ये सेंटर है ये इसका, और अब ये देखें ये इसका ये जो आर्क है, ये आर्क है, ये इसका सेंट्रल एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और यहाँ कोई भी पॉइंट ले लें, ये इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, तो ये इस सेंट्रल एंगल का ये क्या होगा, इंस्क्राइब्ड एंगल है, सर्कम एंगल है, तो ये 180 है, तो ये इसका क्या होगा, हाफ होगा, तो ये कितना होगा, 90। तो हमेशा कितना होता है, π/2। ये हमेशा कितना होगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज π/2। उसके बाद हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फॉर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। एक सर्कल से बाहर, एक सर्कल से बाहर अगर पॉइंट हो, उससे कितनी टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही ड्रा की जा सकती हैं। एक सर्कल से बाहर एक पॉइंट हो, उस पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ही ड्रा की जा सकती हैं। इसकी भी देख लें एग्जाम्पल समझने बात, जैसे देखें ये हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है, ये वाला सर्कल। अब यहाँ एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रा की जा सकती है, दूसरी टेंजेंट इस तरह ड्रा की जा सकती है। एक पॉइंट से सर्कल से बाहर जो पॉइंट हो, उस पॉइंट से सर्कल पे सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रा की जा सकती हैं। ये भी चैप्टर पेपर कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। इसमें हमने ये जो पहला MCQs है, इसमें इस चैप्टर नंबर 1 से है, तो सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट बताना है। ये तो बहुत आसान है। 4x² - 16 है, ये राइट साइड पे चला जाएगा, 4x² - 16 इज इक्वल टू 0 है, ये हो जाएगा 4x² इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब बोथ साइड को 4 पे डिवाइड करेंगे, बोथ साइड को 4 पे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल,
4 1 ज़र 4, 4 4 16, एक्स स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब स्क्वायर ख़त्म करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है, 1 होती है। ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। उसके बाद थर्ड है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, किससे डिटरमाइन किया जाता है, हमें पता है, डिस्क्रिमिनेंट से हम फाइंड करते हैं। नेचर ऑफ रूट हमें किससे पता चलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद इसका हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। इसका क्या करना है, हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है तो इसमें हम जो है वाई स्क्वायर को 2 दफ़ा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन वाई स्क्वायर, और थर्ड जो है उसको हम फर्ज करें z कह दें, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या हो जाएगी, z एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मल्टीपल बाई वाई स्क्वायर वाई 4। अब बोथ साइड को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो आ जाएगा y4 बाई एक्स स्क्वायर। तो y4 बाई एक्स स्क्वायर इसका थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है a रेशो b इज इक्वल टू एक्स रेशो y, देन अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपके पास a रेशो b इज इक्वल टू एक्स रेशो y है तो इसको अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी क्या होती है, b और x की जगह चेंज हो जाती है। इसको बाय अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी ये हो जाएगा a रेशो x इज इक्वल टू b रेशो y। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में यही होता है कि इसमें इसकी b और x की जो है प्लेस आपस में चेंज हो जाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाय एक्स और b बाय वाई भी लिख सकते हैं हम। तो इसका आंसर क्या है, a बाय एक्स और b बाय वाई। उसके बाद नेक्स्ट है ये बताना है हमने, ये भी चैप्टर नंबर 4 से है, इसमें ये कौन सी फ्रैक्शन है इसमें हमारे पास ये आपके पास एक फ्रैक्शन है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन है। इसमें बताना है ये कि 2 किस्म की होती हैं, एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो या ज़्यादा हो, और जिसमें डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसमें अब जिसकी डिग्री 2x है तो इसकी डिग्री क्या 1 है, और यहाँ x मल्टीप्लाई x क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, इसलिए आपके पास कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये पहले रिपीट हो चुका है, इफ़ a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स, a और b अगर आपके डिसजॉइंट सेट है तो देन a यूनियन b आपके इक्वल होगा b यूनियन a के। उसके बाद नेक्स्ट है 8 पॉइंट, ये आपके पास एक ऑर्डर पेयर है, पॉइंट है -4 और -1 और 4। ये कौन से कोऑर्डिनेट, x नेगेटिव है, y क्या है, पॉजिटिव है, तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट जिसमें x नेगेटिव होता है और y क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट होता है। पहले कोऑर्डिनेट में तो दोनों पॉजिटिव, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरे में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, और चौथे में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है। तो ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है। उसके बाद मीन इज़ अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन। मीन किससे अफेक्ट होता है, ओरिजिन को जब चेंज करता है तो उसे क्या होता है, अफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद द मीन ऑफ द स्क्वायर डिविएशन x ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द थमेटिक मीन इज कॉल्ड, यह डिफिनेशन है, वेरिएंस की डिफिनेशन है। द मीन ऑफ द स्क्वायर डिविएशन x ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द थमेटिक मीन इज कॉल्ड वेरिएंस, ये वेरिएंस की डिफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है 3 पाई रेडियन कितने डिग्री की इक्वल होगा। आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री किसकी इक्वल होता है, पाई रेडियन की इक्वल होता है। 180 डिग्री किसकी इक्वल होता है, पाई रेडियन के। तो इसके लिहाज से 1 डिग्री आपका इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन। इन डिग्री को अगर आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 3 पाई बाय 4 को हमने 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 1 ज़ार और 4 45 ज़ार और 45 3 ज़ार 135 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 135।
उसके बाद नेक्स्ट है 12 लोकस ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड। ये भी अब डेफिनेशन है आपकी किसकी है, लोकस ऑफ पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट का लोकस किसी एक प्लेन में जो कि इक्वल डिस्टेंस हो, एक फिक्स पॉइंट से क्या हो इक्वल डिस्टेंस हो, उसको क्या कहते हैं, ये रेडियस, सर्कल, सर्कमफ्रेंस या डायमीटर। तो ये सर्कल की डेफिनेशन है। सर्कल क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट होता है प्लेन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, यानी एक फिक्स पॉइंट से ये एक फिक्स पॉइंट होता है और इस तरह ये पॉइंट होते हैं इन सब का इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। ये सर्कल की डेफिनेशन है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, सर्कल ही होगा। उसके बाद अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद सर्कल, जिसका ऐसी लाइन जिसका सिर्फ एक पॉइंट कॉमन होता है वो टेंजेंट होती है, और ऐसी लाइन जिसके 2 पॉइंट कॉमन होते हैं वो क्या होती है, सीकेंट होती है। ये सीकेंट हो गया। उसके बाद द आर्क अपोजिट टू इनकॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल्स आर, ये भी आपका थ्योरम है, यानी ऐसी आर्क जिनका सेंट्रल एंगल इनकॉन्ग्रुएंट हो वो लेंथ में इनकॉन्ग्रुएंट होती हैं, और ऐसी आर्क जिनका सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट हो वो क्या होती है, आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये आपका क्या आएगा, इनकॉन्ग्रुएंट ही आएगा। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है इस पेपर की, इफ़ द 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, ये भी पहले हम हो चुका है, इफ़ 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करें, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियाई। ये बात अगर देखें इस तरह, ये आपके पास एक सर्कल इस तरह है और दूसरा सर्कल इसके साथ ही है, बाहर जो एक्सटर्नली दोनों एक दूसरे को टच करें तो इनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, ज़ाहिर बात है ये डिस्टेंस इन दोनों के रेडियस के सम के इक्वल होगा। तो ये आपके पास क्या आएगा, सम ऑफ देयर रेडियाई। उसके बाद नेक्स्ट पेपर है, नेक्स्ट पेपर की पहली जो है 2 लीनियर फैक्टर ऑफ, ये अब फैक्टराइजेशन है, मिड टर्म ब्रेक मेथड आपने फैक्टराइज करना है, x² - 15x + 56 को मिड टर्म से फैक्टराइज करना है। तो 7 8 = 56 होता है, 7 8 = 56 होता है। इसके दोनों फैक्टर्स क्या होंगे, -7 -8 होगा, और इसका आंसर आपके पास अब मिड टर्म्स फैक्टराइजेशन आती है आपको x - 7 x - 8 आएगा। x² - 15x + 56 को मिड टर्म से फैक्टराइज करेंगे तो x - 7 और x - 8 आंसर आएगा। उसके बाद यहाँ देखें नेक्स्ट है, ये आपका सेकंड चैप्टर से है कि अगर आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac ग्रेटर हो, 0 से बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर 0 से ग्रेटर और डिस्क्रिमिनेंट और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होते हैं, हमेशा इरेशनल और अनइक्वल होते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर क्या होता है, रूट्स क्या होते हैं, रैशनल और अनइक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, अनइक्वल का जिक्र तो नहीं है लेकिन रूट्स क्या होंगे आपके, इरेशनल होंगे। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो रूट्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द सम ऑफ रूट्स। ये भी आसान सा है, इस तरह ये पहले डिस्कस हो चुका है। हमारे पास px² + qx + r = 0 है, और अगर इसके अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है तो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है -b/a आएगा, तो वो हमारे पास -q/p हो जाएगा। और अब हमने किसकी वैल्यू बतानी है, 2α + 2β की, तो इसमें 2 हम कॉमन ले लेंगे तो पीछे अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अब यहाँ 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा, -q/p आ जाएगा, तो ये हमारे पास -2q/p आ जाएगा इसका आंसर। तो -2q/p इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन a/b = b/c, यानी अब a/b = b/c है, इज सेड टू बी डैश प्रोपोर्शन टू a एंड b। इसमें c यानी a/b = b/c, देन इसमें आपका जो है c को बताना है कि c इसमें c इज सेड टू बी डैश प्रोपोर्शनल टू a एंड b, यानी a/b है ना, b रिपीट हो रहा है, जिसमें भी हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड किया था। तो इसमें दो, जब ये a/b है, ये रिपीट हो रहा है, आगे c है, यानी ये आपके इस तरह a/b प्रोपोर्शन b/c। इसमें ये c का पूछ रहा है कि c क्या है, तो c इसमें क्या आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है, c क्या है इसमें, थर्ड प्रोपोर्शनल। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है a/b = c/d। इसमें कोपेडेंडो प्रॉपर्टी बतानी है। इससे पहले हमने डिविडेंडो प्रॉपर्टी बताई थी। डिविडेंडो में माइनस होता है, यानी a इसको लिख सकते हैं a/a + b या c/c + d या a + b/b, यानी आपके पास ये है ना a/b = c/d,
तो बाय कोपिडेंडो प्रॉपर्टी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी बाय बी इज इक्वल सी प्लस डी बाय डी, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाय ए प्लस बी इज इक्वल सी बाय सी प्लस डी। तो कोपिडेंडो प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये हमारे पास क्या लिखा, ये ऑप्शन आएगा ए बाय ए प्लस बी और सी बाय सी प्लस डी। उसके बाद 6 है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 से है। इसको हमने अब लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन किस फॉर्म में। इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर में एक आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो उसको कैसे लिखते हैं, ए बाय एक्स प्लस 1 होगा और प्लस बी एक्स प्लस सी बाई ये होगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए बाय एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये हमारे पास इसका ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेट से रिलेटेड है, इफ़ ए सबसेट है बी का। अब ए पहले एक दफ़ा इस तरह यूनियन का आया था, यहाँ इंटरसेक्शन आ गया, ए बी का सबसेट है। तो हमारे पास ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास किसकी इक्वल होता है, बी की इक्वल होता है। यहाँ क्या इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी आपका ए ही होगा, क्योंकि ए बी का सबसेट है ना, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, ए की इक्वल होगा। तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास ए ही आता है, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो ए और बी की इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट किस पे मुश्तमिल होंगे, सेट ए पे मुश्तमिल होंगे। ये भी पहले डिस्कस हो चुका है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3 है और सेट बी में 2 है, तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन क्या होगा, 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 6। ये पहले हो चुका है। इसी में 2 पावर 6 है, 2 पावर 6 कौन सा इसमें है, ये लिखा हुआ है 2 पावर, ये सही नज़र नहीं आ रहा है, इसको लिख लेते हैं 2 पावर 6। तो ये बी ऑप्शन है। उसके बाद सम ऑफ डिविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज ऑलवेज 0, यानी सम ऑफ डिविएशन, ये पहले रिपीट हो चुका है, सम ऑफ डिविएशन ऑफ द वेरिएबल एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन हमेशा क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7 से, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारे पास है कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 के। तो ये अब कॉट स्क्वायर थीटा इधर आ जाए तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सर्कल से रिलेटेड है, रेडियाई ऑफ सर्कल्स आर ऑलवेज, एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं हमेशा सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं लेंथ में हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। उसके बाद 2 टेंजेंट, नेक्स्ट भी सर्कल से रिलेटेड है, 2 टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट आर, ये भी आपका थ्योरम है, ये भी आपका थ्योरम है। उसका चैप्टर नंबर 10 का 3rd थ्योरम है कि 2 टेंजेंट, अगर आपके 2 टेंजेंट सर्कल से बाहर एक पॉइंट से ड्रा की जाए तो वो लेंथ में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। बहुत छोटा सा आसान सा थ्योरम है, सेक्शन बी में भी आ सकता है और सेक्शन सी में भी आता है बाज़ औक़ात। ये थ्योरम है आसान सा कि अगर एक सर्कल है ये और यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रा की जाए तो ये आपके पास ए बी और ये अगर सी है तो ए बी और ए सी क्या लेंथ में क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी। तो 2 टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ डैश लेंथ, इक्वल लेंथ। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ एन आर्क ऑफ सर्कल सबटेंड सेंट्रल एंगल 60 देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ द आर्क विल मेक द सेंट्रल एंगल ऑफ 60। ये भी थ्योरम में बताया था मैंने आपको कि अगर एक आर्क का सेंट्रल एंगल 60 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो आर्क होगी उसका सेंट्रल एंगल भी कितना होगा, 60 ही होगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, 60 ही आता है। उसके बाद ये भी रिपीट हो चुका है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल π/2 होता है, वो समझाया था मैंने कैसे अभी आपको इसी पेपर्स के दौरान। द मोस्ट, ये भी आपका चैप्टर नंबर 6 है, पता है आपको, द मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग ऑब्जर्वेशन इन डेटा इज कॉल्ड मॉड। किसी भी डाटा में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसको क्या कहते हैं, मॉड कहते हैं। और मीडियन क्या होता है, उसकी मिडल वैल्यू होती है। तो मॉड जो है वो आपके पास क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेपर है इसमें पहला MCQs है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस सेट। अब ये क्या, स्क्वायर रेडिकल इक्वेशन है, स्क्वायर रूट x + 3 = -5, राइट साइड पे माइनस है, पहले से मौजूद माइनस है। तो किसी वैल्यू, किसी चीज़ का स्क्वायर रूट सिर्फ माइनस नहीं हो सकता, प्लस माइनस में होता है ना। तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर रूट क्या, x + 3 = -, इस तरह जब होता है रेडिकल फॉर्म लिखी हो उसकी सोल्यूशन क्या होती है, एम्प्टी होती है। तो
तो ये हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी। अगर आपके पास ऐसी रेडिकल इक्वेशन है जो किसी नेगेटिव नंबर की कोई लिखी हो तो उसकी सोल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी सोल्यूशन क्या होती है, एम्प्टी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसके वही पहले भी इस तरह रिपीट होता आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 है, इसके रूट्स बताने हैं कि रूट किस किस्म के होंगे। यानी देखें ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसमें आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके रूट्स डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्राइब करता है, तो बी की वैल्यू -5 हो जाएगी, -4 हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू क्या 5 है, तो ये 25 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया, 5 आ गया ना, और ये 5 है, ये परफेक्ट ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रूट फिर क्या होंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ये इसका आंसर होगा, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ दिस x प्लस 13 रेशियो x प्लस 7 इज इक्वल टू 4:5। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज 3.1 से है ये, मतलब क्वेश्चन है उसको उसने MCQs बनाया। तो ये हमारे पास इसमें क्या है कि x प्लस 13 रेशियो x प्लस 7 इज इक्वल टू 4:5। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 13 बाय x प्लस 7 इज इक्वल टू 4/5। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x प्लस 65 4x प्लस 28, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल 28 माइनस 65, तो ये x आपके पास -37 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये -37 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी पार्शियल फ्रैक्शन से, ऐसा भी अभी हम थोड़ी देर पहले पिछले पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। x प्लस 2 बाय x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 2 है, ये हमारा क्या है, इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इसको हम क्या लिखेंगे, a बाय x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस c बाय x स्क्वायर प्लस 2, तो ये इसका करेक्ट फॉर्म होगी, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद इसका हमने डेटा का मीडियन फाइंड करना है, 12, 14, 24, 50। इसको अब बच्चे से मिस्टेक ये ना कर देना कि इसको पहले अरेंज करना होता है, मीडियन फाइंड करने से पहले इसको अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, जैसे ये 12, 14, 15, 19 और 24, इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है, तो इसकी जो 2 वैल्यू इधर हो गई, 2 इधर हो गई और इसकी मिडिल वैल्यू क्या होगी 15 होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है मीडियन का वो क्या होगा 15 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर हैविंग सेंट्रल एंगल π/3 एंड रेडियस 3 है। अब एंगल ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला है हमारे पास, एंगल ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, 1/2 एंगल ऑफ सेक्टर का नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हमारे पास देखें क्या दिया गया आपको, इसमें एंगल π/3 दिया गया और रेडियस 3 दिया गया, यानी 1/2, तो r की जगह क्या आएगा 3 × 3 और थीटा कितना π/2 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आपके पास 3 3 से 9, कटिंग तो कोई नहीं, 3 3 से 9 9π/4 9π/4 9π/1/2 r स्क्वायर थीटा, अच्छा π/3 है, सॉरी एंगल कितना है π/3 है, π/3 है तो 3 3 के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 3π/2 3π/2, ये इसका आंसर है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 3π/2। उसके बाद नेक्स्ट है 7, इन राइट ट्रायंगल प्रोजेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस। इन राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह की होती है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ये है, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें वो क्या कह रहा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल प्रोजेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, यानी इसमें तो अगर ये आपका थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर तो ये है और ये इसका बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसका प्रोजेक्शन ये तो है ही परपेंडिकुलर, सीधा है बिल्कुल। प्रोजेक्शन तो उसका होता है जो किसी एक्सिस का कोई एंगल बना रहा हो, तो इसका बेस पे कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, ये बेस है, इस परपेंडिकुलर बेस पे कोई प्रोजेक्शन नहीं होगा, इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल में
आपके परपेंडिकुलर का बेस पे प्रोजेक्शन क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 8, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इंटरसेप्टेड एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये भी आपका चैप्टर नंबर 9 के दूसरे तीसरे थ्योरम से रिलेटेड है। आपको पता है पीछे आप देखें, हमें पता है थ्योरम में कि जो आपका जो होता है जो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को हमेशा क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। सेंटर से परपेंडिकुलर जो होता है कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। यानी ये जो है ये इस कॉर्ड को क्या करोगा, बाइसेक्ट करोगा। मतलब क्या कि ए सी और बी सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपके पास ओ सी ए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ सी ए राइट एंगल ट्रायंगल है और ये ए सी ए ओ जो है ओ ए क्या हाइपोटेन्यूस है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है। तो यानी इसमें आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास ओ ए की वैल्यू गिवन है, ओ ए 5 है और ओ सी 4 है, तो हमारे पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये 25 और ये क्या आ जाएगा 16 इस प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये आपके पास इधर आएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 9। अब स्क्वायर खत्म करने में बहुत साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, 2 के साथ ही कैंसिल हो जाएगा। तो ए सी आपके पास कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ए सी 3 है, ए सी 3 है तो हमने पूरी कॉर्ड की लेंथ बतानी है और मैंने आपको बताया था ये इसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो टोटल कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है 9th MCQs है, ये भी सर्कल से रिलेटेड है आपकी। इसमें if two circles of radius 5 सेंटीमीटर each इंटरनली, अब इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो फिर उनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है ना दोनों, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट रेडियस हो गए। ये तो आपके मतलब एक ही रेडियस ये ऐसे बनेगा, ये रेडियस ऐसे फर्ज करें, ये आपका ऐसे बन रहा है और दूसरा ये 5 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर वो भी इसके ऊपर बन जाएगा ना, और उसका सेंटर भी यही होगा। दोनों के जब 2 सर्कल्स हैं जिनके रेडियस सेम है तो वो तो आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं, डिफरेंट सर्कल्स है ही नहीं, उनके सेंटर सेम हो जाएंगे, तो उनके दोनों के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और दोनों का रेडियस क्या, कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते ही तब है जब रेडियस क्या दोनों का बराबर हो, तो इसलिए उनका क्या हो जाएगा सेंटर के दरमियान डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी आपका चैप्टर नंबर जो है 10, चैप्टर नंबर 10 और थ्योरम 3 से रिलेटेड है। अब देखें ये आपके पास एक पॉइंट है, एक सर्कल से बाहर आउटसाइड पॉइंट है, उससे 2 टेंजेंट ड्रा की गई हैं और दोनों लेंथ में क्या है इक्वल है, ये 4 है, ये भी क्या 4 है, और इसका ये जो डिस्टेंस है ये 90 के, ये राइट एंगल, क्योंकि पता है हमें टेंजेंट हमेशा सर्कल के रेडियस क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो हम ये आर फाइंड कर लेंगे, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है यानी 5 स्क्वायर, इसमें हमारे पास 5 हाइपोटेन्यूस कौन सा 5 है और एक साइड क्या 4 और एक क्या आर है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल होगा आर स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के, ये वही आपके पास आएगा 9 ही आएगा, आर स्क्वायर 16 और 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास कितना आ गया, आर लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें हमने फाइंड उसका डायमीटर करना है, तो रेडियस 3 आया तो उसको डबल कर देंगे, कितना आ जाएगा 6, तो ये इसका 6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद इफ ए सर्कुलर आर्क सबटेंड सेंट्रल एंगल, वही फिर आ गया, ये बार बार कई दफ़ा रिपीट होता है, ये आपके 11वें चैप्टर के थ्योरम में कि अगर सेंटर एक आर्क का सेंट्रल एंगल 40 हो तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग आर्क होगा उसका सेंट्रल एंगल भी कितना होगा 40 ही होगा। दोनों के अगर सेंट्रल एंगल इक्वल होंगे तो दोनों कॉर्ड्स क्या होती है आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अगर सेंट्रल एंगल इक्वल हो तो दोनों कॉर्ड्स क्या होती हैं इनकॉन्ग्रुएंट होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, ये आपके 12वें चैप्टर से है, 12वें चैप्टर का पहला थ्योरम से रिलेटेड है। इसमें एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है, तो ये बड़ी आसानी से बताई जा सकती है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सिर्फ एक ही आपको इसमें एक पॉइंट याद रखें, आपको पता है ये भी हम MCQs इसी पेपर में डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी सर्कल में जो सेंट्रल एंगल होता है उसकी कंप्लीट रोटेशन कितनी होती है 360 डिग्री होती है ना, तो आपके पास ये एंगल 232 है और ये एक्स है, यानी एक्स और 232 का सम कितना होना है 360 होना है।
तो 360 में 232 माइनस करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू 128 आ जाएगी। इसमें इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हमें देखें ये सेंट्रल एंगल 232 और उसका सर्कम एंगल हाफ है 116। उसके बाद नेक्स्ट है 13। इसमें व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, इसका रेडियस बताना है हमें। तो रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से सर्कल किसी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। तो यहाँ देखें, ये यहाँ से लिखा हो ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 4 है, नहीं सॉरी यहाँ से यहाँ तक कितना 2 है। तो इसका रेडियस फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर ही होना है। तो इसका रेडियस सिंपल इजीली क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। बड़ा आसान सा MCQ है। उसके बाद 14 है द शोन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। अब देखें इसमें हमारे पास ये डोमेन होती है पहले इसकी, देखें इसका डोमेन में से आपका इस D का इमेज रेंज में नहीं है ना, यहाँ D से कोई इमेज आपका इसमें रेंज में नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। जब आपका डोमेन में कोई एलिमेंट मिसिंग हो रहा हो जिसका इमेज रेंज में ना हो, दूसरी साइड पे ना हो, तो वो फंक्शन नहीं होता। ये आपका सिंपल इसका आंसर क्या होगा, नॉट अ फंक्शन। उसके बाद लास्ट MCQs है इस पेपर का, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब हमें पता है कि इसमें अब इसका क्या आंसर होगा सिंप्लीफाई फॉर्म में। ये हमारे पास क्या है, 7 + 5 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर है। इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपका 2.2 के क्वेश्चन है। 7 इसमें 5 कॉमन लेंगे, ये क्या होगा, ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अब हमें पता है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर 0 की इक्वल होता है, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर -1 की इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 + 5 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की इक्वल -1 और होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 7 - 5 होल स्क्वायर। तो ये 2 होल स्क्वायर कितना होता है, 4 के। तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 4। ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पेपर है उसमें पहला जो MCQs है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस। इसका सोल्यूशन सेट बताना है, बहुत आसान सा है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, रफ वर्क करना पड़ेगा आपको। 2x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 3x है। इसको अब सोल्यूशन सेट कैसे, यही नहीं सॉल्व कर सकते, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। 2x स्क्वायर - 3x इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन लेंगे, 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 3/2। इसको हमने सॉल्व किया, तो ये इसका पहला ही ऑप्शन ये है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये देखें हर पेपर में ये चीज़ रिपीट होती है तकरीबन, नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए। व्हाट इज़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, बार बार देख रहे होंगे आप तसल्सल से, हर पेपर में चीज़ आ रही है। 7x स्क्वायर + 8x + 1 = 0। इसका हमने रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो 7x स्क्वायर + 8x + 1, तो नेचर ऑफ रूट्स कहाँ से पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। तो ये हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 आ जाएगा, a 7 है, 7 है, b c 1 है, तो ये 64 - 28 ये 36 आ जाता है, जो कि ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। ये देखें, रैशनल एंड अनइक्वल इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3 का ही ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.1 का, कि इफ़ 8x - 14y = 4x - 6y, द वैल्यू ऑफ x - y की जो है वैल्यू बतानी है हमने। इसको भी रफ वर्क करना पड़ेगा आपको। 18x - 14y था, -14y इज इक्वल टू क्या है, 4x - 6y। तो इसमें x रेशो y की वैल्यू बतानी है आपने। तो इसमें x की वैल्यू एक साइड पे 18x - 4x आ जाएगा, और -6y + 14y आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 14x और इज इक्वल टू 8। ये 8x है, 8x है। तो ये हमारे पास 8 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 0, और 4x इज इक्वल टू 8y। अब हमने x रेशो y फाइंड करना है।
तो एक्स रेशो वाई का मतलब है एक्स नीचे वाई लाना है आपने, यहाँ वाई लाना है और इसलिए वाई पे बोथ साइड डिवाइड किया, यहाँ से 8 ख़त्म करना है, नहीं यहाँ सॉरी यहाँ से 4 ख़त्म करना है, इसलिए बोथ साइड को 4 वाई पे डिवाइड कर दिया। एक्स रेशो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसलिए 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू वाई वाई के साथ कैंसिल, 8/4 या 2/1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/1। तो ये इसका 2/1 आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है 4, ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4/x+1 x+2, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाएगा, अब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, हमारे पास देखें ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको मिक्स नंबर में चेंज करते हुए प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करके लिखते हैं। और ये वाला ऑप्शन क्यों क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास इररेड्यूसिबल लीनियर फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर तो नहीं बनता ना, इसलिए ये भी ऑप्शन क्रॉस हो जाएगा। और ये भी इसीलिए क्रॉस हो जाएगा कि इसमें हमारे पास इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर तो है नहीं, हमारे पास लीनियर फैक्टर है। तो पीछे कौन सा, ये दोनों तीनों ऑप्शन कैंसिल हो गए तो पीछे कौन सा ऑप्शन रहेगा, यही रहेगा। तो इस तरह इसको आप इसको सही आंसर बता सकते हैं। उसका 5वां है द शोन वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। अब ये आपके पास देखें, इसमें आपकी डोमेन में से रेंज में हर इमेज मौजूद है ना, यानी डोमेन में कोई मिसिंग कोई नहीं, इसका मतलब फंक्शन तो है और इसमें एक मिसिंग है, इसका मतलब है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन नहीं है तो फिर कौन सा फंक्शन है, बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता, ऑन टू भी नहीं हो सकता, नॉट ए फंक्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि फंक्शन तो है। तो फिर कौन सा ऑप्शन रहेगा, इन टू फंक्शन है, यह आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ अल्फ़ा बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन, ये फिर वही इस तरह का सवाल आ गया। इसमें हमने आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। आपके पास इक्वेशन एक गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा अगर इसके रूट्स है तो सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा में पता है माइनस b/a आता है, तो ये आपको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा। और प्रोडक्ट रूट अल्फ़ा बीटा माइनस नहीं सॉरी c/a होता है, तो ये -4/2 से -2 आ जाएगा। इसमें वैल्यू किसकी बतानी है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो इसमें देखें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन है, पीछे अल्फ़ा प्लस बीटा रह जाएगा। और इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 3, -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और 4 3 कितना आ जाएगा 12। तो ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, और ये आप यहाँ MCQs आई हुए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बस 4 आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 4, 2 और 4 का हार्मोनिक मीन बताना है। हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला था, ये अनग्रुप डाटा का हार्मोनिक मीन का अनग्रुप डाटा का फार्मूला क्या था, n/सिग्मा 1/x, ये फार्मूला है। तो हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज़ है सिर्फ 2 और 4, यानी x क्या है हमारे पास 2 और 4 है, तो 1/x क्या होगा 1/2 कितना 0.5 और 1/4 0.25। अब इन दोनों का यानी देखें फार्मूले में हार्मोनिक मीन में n कितना है हमारे पास 2, n 2 हो गया, और इन दोनों का सम, इसका सम 0.75 आ जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास 2 को 0.75 पे डिवाइड करेंगे तो 8/3 आएगा। इसका ऑप्शन क्या होगा 8/3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ 1/2 secant 45, 1/2 secant 45। अब secant किसका रेसिप्रोकल है, secant रेसिप्रोकल है cos का। cos 45 की वैल्यू हम लेंगे, cos 45 की वैल्यू होती है √2/2। तो यहाँ secant है तो उसको उल्टा देंगे, तो 1/2 cos 45 की वैल्यू है √2/2, ये वैल्यू √2/2, ये cos 45 की वैल्यू है। अब secant उसका रेसिप्रोकल है तो 2/√2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या है 1/√2।
तो ये इसका ऑप्शन है 1/√2। उसके बाद नेक्स्ट है इन राइट एंगल ट्रायंगल प्रोजेक्शन ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑन द बेस इज। ये अब इस तरह का है, ये इस तरह पहले भी हमने देखा था। इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये अगर थीटा है तो ये आपके पास ये थीटा है और ये हाइपोटेन्यूज है 90 के अपोजिट, ये परपेंडिकुलर है। इसमें प्रोजेक्शन राइट एंगल ट्रायंगल प्रोजेक्शन ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑन बेस, यानी इसका प्रोजेक्शन इस बेस के ऊपर, इसका प्रोजेक्शन बेस के ऊपर क्या कहलाता है? बेस ही कहलाता है ना, ये बेस ही होता है ना, यानी हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर 0। तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा हाइपोटेन्यूज का बेस के ऊपर, वो हाइपोटेन्यूज तो नहीं कहला सकता और बेस परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा? बेस ही होगा इसमें। यानी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का जो प्रोजेक्शन होता है बेस के ऊपर, वो क्या होता है? बेस ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ टू सर्कल ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली द डिस्टेंस, ये फिर वही आगे रिपीट होती जा रही है। एक्सटर्नल, जब दो सर्कल एक्सटर्नल एक दूसरे को टच करते हैं, उनका रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? 6 होगा। 3 + 3 6 सेंटीमीटर। उसके बाद 11th है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ, फिर ये भी रिपीट हो चुका है, पहले हम इस तरह कर चुके हैं। इसमें हमारे पास पता है हमें कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर होता है ना, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इसमें कॉर्ड की लेंथ दी गई है, कॉर्ड कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो ये इसको यहाँ देखिए निशान भी लगे हैं, निशान का मतलब ये दोनों इक्वल है, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल है। ये टोटल 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये 4 है, तो इसका रेडियस क्या होता है? यही है ना, OA। तो इसको आप यानी इसका ये रेडियस R है तो R², इसमें R² आपका इक्वल होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 5। उसके बाद नेक्स्ट है, ये फिर आपका चैप्टर नंबर 10 के तीसरा थ्योरम से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है। इससे पहले हमारे पास आया था कि हमने टेंजेंट की लेंथ दी हुई थी और ये दिया हुआ था, ये रेडियस फाइंड करना था। अब ये फाइंड करना है, तो ये आपके पास इसमें देखें 90 के अपोजिट ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है और ये 3 है, तो इसमें AP फाइंड करना है। इसमें क्या होगा? 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू AP² प्लस 3 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास AP जो है 4 आ जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत आसान सा है। और उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ एन 13 जो है इफ़ एन आर्क सबटेंड सेंट्रल एंगल 60, ये भी चीज़ रिपीट होती रहती है। अगर सेंट्रल एंगल 60 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है उसका सेंट्रल एंगल भी कॉर्ड जो है, यानी अगर आर्क का सेंट्रल एंगल 60 है तो करस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड है उसका सेंट्रल एंगल भी क्या होगा? 60 होगा। ठीक है। उसके बाद ये जो है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द x इन द फिगर। अब यहाँ देखें ये भी आपका वही 13 चैप्टर वाला पॉइंट यूज़ होगा। 13 चैप्टर का पहला थ्योरम, ये आपके पास सेंट्रल एंगल है। सेंट्रल एंगल कितना? 260 है। सेंट्रल एंगल 260 है और ये क्या है? सर्कम एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। ठीक है ना, ये सेंट्रल एंगल है, ये इंस्क्राइब्ड एंगल है। और चैप्टर नंबर 13 का जो पहला थ्योरम है, हमें पता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है उसका सर्कम एंगल से क्या होता है? डबल होता है। या दूसरे लफ्ज़ों में जो सर्कम एंगल है, जो इंस्क्राइब्ड एंगल है, वो सेंट्रल एंगल से हाफ होता है। ये 260 है तो ये हाफ होगा, कितना होगा? 130 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लास्ट MCQs है इस पेपर का, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ डायगोनल। ये आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल फाइंड करना है। ये तो बहुत आसान है। ये आपके पास ABCD क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। BCD राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 के अपोजिट ये क्या? हाइपोटेन्यूज है। तो BD का स्क्वायर इक्वल होगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर इज इक्वल 36 प्लस 36। तो ये BD स्क्वायर कितना आ जाएगा? 72। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। BD का इसका स्क्वायर खत्म, स्क्वायर रूट ले लिया तो ये आपके पास BD जो है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 36 2s are, ताकि जो आंसर्स की फॉर्म है वो आप दे सकें। तो ये अब 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 6√2। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 6√2 इसकी डायगोनल की क्या होगी? लेंथ होगी। उसके बाद इसका लास्ट हमारा पेपर है, इसमें क्या करना है हमारे पास? द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बहुत आसान सा है, x - 4 और x + 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको x - 4 इज इक्वल टू 0 और x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 और x इज इक्वल टू -1। ये इसका ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर।
यानी इसके रूट्स जो है ना, आपके पास इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रिस्प्रोकल हैं, यानी इसके, और हमने p की वैल्यू बतानी है, मतलब लेट इसके रूट्स जो है वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा है, ठीक है ना। हमने p की वैल्यू बतानी है, तो p आपका जो है इसमें ये a है, ये b है, ये c है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें पता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो किसकी इक्वल है, c/a की इक्वल होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कौन सा, अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा है, अल्फ़ा 1/अल्फ़ा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होती है, c/c क्या है हमारे पास 2/a क्या है p। तो ये दोनों कट जाएंगे, अल्फ़ा और 1/1 इज इक्वल 2/p। तो p कितना आपके पास 2 आ गया। तो इसमें पास क्या आ जाएगा, p क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव बट नॉट पर, ये पहले रिपीट हो चुका है कि अगर पॉजिटिव हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो रूट्स क्या होते हैं आपके, इर्रेशनल होते हैं। रूट्स क्या होते हैं आपके, इर्रेशनल। उसके बाद इन विच सिचुएशन एक्स वेरी डायरेक्टली, आप देखें ना, ये आपके पास ये डिनोमिनेटर में ये दोनों, ये और ये वाई डिनोमिनेटर में, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें भी देखें ना, इसमें तो आपके पास एक्स ख़त्म हो जाता है, बल्कि इसमें देखें ना, ये एक्स वाई इज इक्वल 6 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 है, तो एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा 6/y। तो ये भी आपके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और इसका तीसरा जो ऑप्शन था एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, इसमें तो एक्स ख़त्म हो जाएगा, वाई इज इक्वल क्या, तो 1 आ जाता है। तो ये भी आपका जो है इन्वर्सली नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये वाला ऑप्शन है, एक्स इज इक्वल टू 7/16y। तो इसमें ये आपका ये कांस्टेंट है, 7/16 कांस्टेंट है। तो एक्स वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, y के। तो इसमें ये वाला ऑप्शन आएगा आपका x इज इक्वल टू 7/16 y के। उसके बाद पाँचवा है, दिस आइडेंटिटी 5x + 4 होल स्क्वायर इज इक्वल 25x² + 40x + 16, ये किसके लिए ट्रू है, ओनली वन वैल्यू नहीं, ये सब वैल्यू, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ट्रू है, ऑल वैल्यूज़ ऑफ x के लिए ट्रू है। उसके बाद इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज़ 3 एंड सेट B इज़ 2 देन द नंबर, ये भी रिपीट हो चुका है कि अगर x में 3 है, B में 2, Y में 2 है, तो 3 2 are 6, तो बाय रिलेशन क्या होंगे, 2 पावर 6। उसके बाद नेक्स्ट है 7, ये आपका मीन से रिलेटेड है। मीन, इसमें मीन गिवन है, सिग्मा x गिवन है, n गिवन है, आपने k की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता है मीन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा x/n। मीन कितना आपको गिवन है 10, मीन 10 गिवन है, और सिग्मा x कितना गिवन है 7 + 9k, और n कितना गिवन है 7। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 + 9k इज इक्वल टू 70। तो 9k इज इक्वल टू 70 - 7, 9k इज इक्वल टू 63। तो k इज इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 7, k की वैल्यू क्या आएगी इसमें हमारे पास 7 आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है 9th 8 है, द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट थीटा और tan थीटा। ये तो बहुत आसान सा है, आपको पता है कोसेकेंट थीटा और tan थीटा। कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा, और tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा/cos थीटा। तो sin थीटा के साथ कट जाएगा, 1/cos थीटा आपका इक्वल होता है सीकेंट थीटा के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, सीकेंट थीटा आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी हमारा इस तरह का पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इन सर्कुलर फिगर द लेंथ ऑफ कॉर्ड बतानी है, लेंथ ऑफ, ये वही बात रिपीट हो रही है कि सर्कल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये दोनों लेंथ इक्वल होंगी, तो ये हमारे पास वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए हम ये अगर फर्स्ट करें इसको x कहें, तो x हमारे पास ये 5 रेडियस है, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस x²। इसको जब हम सॉल्व करेंगे x हमारे पास निकल आएगा, x कितना आएगा 3 आएगा। तो पूरी हमने कॉर्ड की लेंथ बतानी है, तो पूरी कॉर्ड 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद 10th है, अ लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद सर्कल। ये भी रिपीट हो चुका है, ऐसी लाइन जिसके 2 पॉइंट सर्कल के साथ कॉमन, उसको क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकेंट ऑफ अ सर्कल। और उसके बाद 11th है, ये भी आपका 13th का पहला थ्योरम। इसमें आपने ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल ADB बताना है। ये आपका इंस्क्राइब्ड एंगल है, और ये सेंट्रल एंगल है। इंस्क्राइब एंगल सेंट्रल एंगल क्या होता है, हाफ होता है। 130 का हाफ कितना होता है 60
5। और ये एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली बात है, इसमें ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये एंगल 30 होगा। अब ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 30 है और ये एंगल x बताना है। आपको पता है एंगल x और 30 का सम कितना होगा, 180 होगा, तो x आपका 180 में 30 माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। उसके बाद द टेंजेंट ड्रॉन एट, ये भी बात रिपीट हो चुकी, एक सर्कल हो, उसके ये उसका डायमीटर है, उस डायमीटर पे जो टेंजेंट ड्रा की जाती हैं वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो ये उसके क्या होंगी, पैरेलल हो जाती हैं। और उसके बाद द ट्रायंगल विद साइड 8, 15 एंड 17 सेंटीमीटर, ये कौन सी ट्रायंगल बनेगी, इस कैसे पता चलेगा, इसमें सबसे जो ग्रेटर साइड है वो 17 है। आपने चेक करना है कि 17 का स्क्वायर, जो सबसे ग्रेटर लेंथ है उसका स्क्वायर बाकी जो दो स्मॉलर लेंथ है उनके स्क्वायर के बराबर है। तो ये 17 का स्क्वायर 289 आता है, और ये इसको जब ऐड करेंगे ये 289 और ये 225 और ये 64, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 289 ही आता है, तो इसका मतलब ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद लास्ट MCQs है इसका, हमारे सेशन का, इस क्लास का, इसमें ये बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। ये सिर्फ बात पहले रिपीट हो चुकी है, इस डोमेन में C की इमेज आपकी रेंज में नहीं है, इसमें C आपका मिसिंग है, C से कोई इमेज राइट साइड पे रेंज में नहीं बन रही, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। डायग्राम जब बनी हो और डोमेन में से कोई मिसिंग हो जिसकी इमेज राइट साइड पे नहीं हो तो वो फंक्शन नहीं होता। तो इस तरह ये आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ, और ये हमने तकरीबन पास्ट 7 पेपर थे उसके MCQs की 107 105 MCQs बन जाएंगी, तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें।